हेलो एंड वेलकम टू 10 इमोशंस, अ हिंदी ट्रू क्राइम पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसी सच्ची कहानियों के बारे में जो आपको अंदर तक हिला देती है। मैं हूं आपकी होस्ट ममता और आज हम जिस केस पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही दर्दनाक और अनफॉर्चुनेट है। ये कहानी है एक यंग कपल की जिनकी एक ही गलती थी कि उन्हें जो प्यार हुआ वो उस समाज के बनाए हुए दीवारों के बाहर था। ये कहानी है स्वाति और नंदिश की। इससे पहले कि हम समझे कि एग्जैक्टली इस कपल के साथ हुआ क्या, हमें समझना जरूरी है कि मैं किन सोशल डिविजन्स की बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं कास्ट की, एक ऐसी चीज जो हमारे कल और आज दोनों का हिस्सा है। बहुत साल पहले कास्ट बस एक तरीका था काम को बांटने का। जैसे कुछ का काम पढ़ाना था, कुछ का प्रोटेक्ट करना, कुछ का खेती करना। जैसा जिसका काम था वही बनी उनकी जाति। कितना सिंपल और हार्मलेस प्रोसेस है ना। पर टाइम के साथ ये पूरा प्रोसेस ही बदल गया। जो सिर्फ काम बांटने का जरिया था, धीरे धीरे वो समाज को बांटने का जरिया बन गया। वैसे तो आज हम सब जानते हैं कि हर तरह का काम जरूरी है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। पर सालों पहले कुछ लोगों ने सोचा कि क्योंकि उनका काम सबसे जरूरी है तो उनकी जाति भी सबसे जरूरी है, और ऐसे ही जन्म हुआ जातिवाद का। और आज तक इतने सालों बाद भी कुछ लोगों के लिए किसी इंसान की इंसानियत या काम नहीं बल्कि उसकी जाति ही उसकी पहचान है। और ऐसे ही कुछ लोग कभी दूसरों को जख्म देते हैं और कभी कभी उनकी जान तक ले लेते हैं। मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल के टाइम में इतने बड़े बड़े शहरों में। पर मैंने हाल ही में एक मूवी देखी जिसमें एक लाइन था जो मेरे साथ रह गया। वो था कि जिनके साथ ये सब होता नहीं उन्हें लगता है ये चीज होती ही नहीं। तो अब चलिए जानते हैं नंदिश और स्वाति के बारे में। नंदिश 25 साल का एक लड़का था जो अपनी फैमिली के साथ सुडगुनापल्ली गांव में रहता था, जो तमिलनाडु के होसर सिटी के पास है। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा के साथ उसका एक छोटा भाई शंकर और एक बड़ी बहन भी थी। उसके पेरेंट्स डेली वेज लेबरर मतलब मजदूर थे। कुछ आर्टिकल्स में बताया है कि वो दिन भर की मेहनत के बाद भी 500 रुपए तक नहीं कमा पाते थे। उनके हाथ और झुकी कमर उनकी कहानी बयां करते थे। बचपन में नंदिश को पढ़ना बहुत पसंद था। उसे ये ख्याल खुश कर देता था कि पढ़ाई करके वो अपने और अपने परिवार वालों का कल बदल सकता है। पर वो कहते हैं ना, गरीबी का अपना ही तरीका होता है चीजें सिखाने का। जब आप देख रहे हो कि आपका परिवार 2 टाइम के खाने के लिए परेशान हो तो ऐसे में मुश्किल होता है अपने सपनों के बारे में सोचना। नंदिश के भाई शंकर ने एक इंटरव्यू में बताया, वैसे तो नंदिश पढ़ाई में बहुत अच्छा था पर घर के हालातों के चलते उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नंदिश ने क्लास 8 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला कर लिया, पर उसने पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। नंदिश ने आईटीआई से ट्रेनिंग लेके पहले एक टाइल की दुकान और फिर एक टिम्बर की मार्ट में काम करना शुरू कर दिया। वो जो भी कमाता अपने घर भेजता ताकि वो अपनी फैमिली की मदद कर सके। नंदिश के दोस्त बताते हैं कि वो बहुत ही शांत और एक नेक इंसान था और हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचता था। एक और बात नंदिश के बारे में, वो एक दलित फैमिली से बिलोंग करता था और अक्सर एक नीली रंग की टी शर्ट पहनता था जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की फोटो थी, जिन्हें हम सब भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में जानते हैं और जिन्होंने दलित के हक के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। उस टी शर्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था जय भीम, यानी भीम की जय हो, और उसके गांव का नाम भी। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये सिर्फ टी शर्ट नहीं था, ये नंदिश के लिए उसकी पहचान थी और ये टी शर्ट आगे जाके उसकी पहचान करने में भी काम आई। अब बात करते हैं स्वाति की। स्वाति एक 20 साल की लड़की थी जो उसी गांव से थी।
नंदिश और स्वाति के घरों के बीच बस 100 मीटर की दूरी थी, पर सोशली वो बिल्कुल ही अलग दुनिया से आते थे। स्वाति वानियर कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जो वहां की डोमिनेंट कम्युनिटी थी, और उसकी फैमिली के पास करीब 2 एकड़ जमीन थी, जो उनकी सोशल स्टैंडिंग का एक बहुत ही साफ सिंबल था। नंदिश से बिल्कुल अलग स्वाति को पढ़ाई का मौका मिला। उसने कृष्णगिरी के एक कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री कंप्लीट की। जो लोग उसे जानते थे वो कहते थे कि स्वाति बहुत इंटेलिजेंट और एम्बिशियस थी। वो अपने पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेती थी, क्योंकि वो अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहती थी, एक ऐसा फ्यूचर जो उसकी फैमिली और कम्युनिटी के बनाए नियम से अलग हो, एक फ्यूचर जो उसका अपना हो। अब ये समझने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसे 2 यंग लोग जिनकी पूरी लाइफ उनके सामने थी, वो जिंदगी अचानक ऐसे उनसे छीन ली गई, हमें वापस जाना होगा 2014 में, जब स्वाति अपने कॉलेज जाने के लिए पब्लिक बस से ट्रैवल करती थी और वहीं उसकी मुलाकात हुई नंदिश से। एक सिंपल बातचीत से शुरुआत, और देखते ही देखते एक गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। स्वाति और नंदिश जानते थे कि उनका ये प्यार उनकी फैमिली और समाज के खिलाफ था, पर वो खुद को रोक नहीं पाए। स्वाति ने नंदिश में सिर्फ एक लेबल नहीं देखा, एक इंसान देखा जिसके बहुत बड़े सपने थे, जो उसकी बहुत केयर करता था और एक अच्छा इंसान था। हम लोग बस इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा एक छोटे से गांव में, जहां सभी एक दूसरे को जानते हैं, वहां एक ऐसे सीक्रेट रिलेशनशिप निभाना, चोरी चुपके एक दूसरे को देखना और सीक्रेटली मिलना। ये जितना सुनने में फिल्मी लगता है, उतना ही खतरनाक था। और ऐसे ही उन दोनों ने 2 साल तक अपने रिश्ते को छुपा कर रखा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर उनके प्यार के बारे में किसी को पता चला तो उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर 2 साल बाद 2016 में स्वाति की फैमिली को नंदिश के बारे में शक हुआ, और उनका जवाब बहुत ही साफ और वायलेंट था। स्वाति के रिश्तेदारों ने नंदिश को बहुत मारा और उसकी फैमिली को धमकाया। नंदिश की फैमिली उसकी जान को लेकर बहुत डर गई थी। उन्होंने नंदिश को समझाने की कोशिश की कि वो ये सब खत्म कर दे। एक इंटरव्यू में उसकी फैमिली ने कहा, मैंने उसे कहा, नंदिश, ये कभी नहीं हो पाएगा, हमारी जिंदगी बहुत अलग है, प्लीज हमारी फैमिली के खातिर उसे जाने दो। और कुछ दिनों के लिए नंदिश मान भी गया। उसने कई दिनों तक स्वाति के कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया। वो बहुत बहुत डर गया था अपने और अपने परिवार के लिए। पर स्वाति के लिए यह बहुत मुश्किल था, जो नंदिश को पागलों की तरह चाहने लगी थी। अपने रिलेशनशिप को बचाने की एक आखिरी कोशिश में वो बस में बैठकर नंदिश से मिलने गई। काफी बातचीत और समझाने के बाद भी जब नंदिश नहीं माना, तो स्वाति ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के नंदिश बहुत इमोशनल हो गया। स्वाति ने कहा कि अगर नंदिश ने उससे शादी नहीं की तो वो जी नहीं पाएगी। ये सुनकर नंदिश के अंदर कुछ बदल सा गया। वो स्वाति के प्यार की गहराई को देख पा रहा था। इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी वो फिर भी उसके साथ रहना चाहती थी। और तब उसने स्वाति के साथ एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो आज भी उसकी फैमिली याद करके पछताती है। उसने स्वाति से प्रॉमिस किया कि वो उससे शादी करेगा। उसने स्वाति से कहा, अगर हम मर भी जाएंगे तो हम एक साथ मरेंगे। वो इतने प्यार में थे, वो किसी भी चीज को फेस करने के लिए तैयार थे। उन्हें लगा प्यार काफी है, और 2 साल तक वो सबसे चुप के साथ रहे। 16 अगस्त 2018 को जब स्वाति ने अपनी बीकॉम डिग्री खत्म की, वो कुछ दिनों के लिए घर पर थी। उसकी फैमिली से शादी का बहुत प्रेशर था और वो नंदिश से मिल या बात भी नहीं कर पा रही थी। तो उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो होसुर में अपने दोस्तों से मिलने के बहाने घर से निकली और नंदिश से मिली। वो दोनों अपने गांव से दूर एक छोटे से मंदिर में गए और उन्होंने शादी कर ली। एक खूबसूरत छोटी सी सेरेमनी, एक इतने बड़े प्यार के लिए। 1 महीने बाद सितंबर में उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर भी करवाई और होसुर में एक छोटा सा 1 कमरे का अपार्टमेंट रेंट किया। पहले कुछ दिनों बहुत डर में गुजरे। वो ज्यादातर अपने घर के अंदर ही रहते थे, जैसे उनकी खुशी, उनका प्यार ऐसी चीज है जिसको उन्हें खुद प्रोटेक्ट करना था। वो साथ खुश तो थे, पर पकड़े जाने का डर हर पल था। पर जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, उन्हें अपनी लाइफ नॉर्मल लगने लगी। उन्हें लगा कि वो सच में बचकर निकल गए हैं।
धीरे धीरे वो अपनी लाइफ जीने लगे, वो बाहर जाने लगे, अपना काम करने लगे। पहली बार उन्हें लगा कि अब वो सेफ हैं। पर 3 महीने बाद 9 नवंबर 2018 को नंदिश और स्वाति होसुर में एक पब्लिक शो में गए थे। ये एक रोड शो था जिसमें एक्टर पॉलिटिशियन कमल हसन भी शामिल थे। वहां हजारों की भीड़ थी। उन्होंने सोचा होगा कि ये तो सेफ ही होगा, पर उस भीड़ में स्वाति के एक रिश्तेदार ने उन्हें पहचान लिया। फिर एक फोन कॉल और इस यंग कपल की जिंदगी का रुख बदल गया। वो बेचारे सोच रहे थे कि वो एक खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं, इस बात से अनजान थे कि महीनों तक उनकी फैमिलीज उन्हें ढूंढ रही थी, खासकर स्वाति की फैमिली, जो इस शर्म को बिना सजा के नहीं जाने देने वाली थी। उनके लिए उनकी फैमिली और जाति की इज्जत उनकी बेटी की जिंदगी और खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब उन्हें उस रिश्तेदार का कॉल आया, स्वाति के पिता श्रीनिवासन अपने करीबी रिश्तेदारों को लेके फौरन वहां पहुंच गए। उन्होंने स्वाति और नंदिश से बात करने की कोशिश की, पर गुस्से में नहीं, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने वही पुरानी टेक्निक यूज की, धोखे की। उन्होंने कहा कि वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे, जहां वो बताएंगे कि हमारे बच्चे मिल गए हैं, और फिर वहीं से वो उन्हें अपने घर ले जाएंगे। शायद एक छोटा सा इवेंट करके उनकी शादी भी वापस करा दे। उन्होंने वादा किया कि ये उनकी नई शुरुआत होगी और वो अब अपनी फैमिली से मिल पाएंगे। बेचारे स्वाति और नंदिश, जो महीनों से डर में जी रहे थे, वो मान गए। उन्हें लगा अब सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा उनकी लाइफ में। उन्हें उम्मीद थी कि जब वो अपने गांव पहुंचेंगे, उन्हें इस भाग दौड़ से छुटकारा मिल जाएगा। यही सोचते हुए वो स्वाति के रिश्तेदारों के साथ उनके लाए टाटा सुमो कार में बैठ गए। उन्हें लगा अब आखिरकार वो अपने घर जा रहे हैं। हम सब बस सोच ही सकते हैं उस गाड़ी में वो कितने खुश होंगे, अपनी फैमिली को इतने दिनों बाद मिलने की खुशी, एक नई लाइफ शुरू करने की खुशी। वो इमेजिन करने लगे होंगे कि घर पहुंचकर वो क्या क्या करेंगे। पर तभी उन्हें लगा कि गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जा रही है, वो किसी और तरफ मुड़ गई। वो तुरंत समझ गए कि उन्हें जो भी कहा गया वो सब झूठ था। वो घर नहीं जा रहे थे, उनकी किडनैपिंग हो गई थी। नंदिश ने एक डेस्परेट आखिरी कोशिश में अपना फोन निकाला। उसने अपने बॉस संजय पटेल को एक आखिरी टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश की। मैसेज छोटा था, मदद के लिए, जिसमें लिखा था, अन्ना किडनैप्ड इन कनकापुरा। पर इससे पहले मैसेज उसके बॉस को पहुंच पाता, कोई उनकी मदद कर पाता, स्वाति के रिलेटिव्स ने उनसे उनका फोन छीन लिया। स्वाति और नंदिश बहुत कोशिश करने लगे उन्हें समझाने की। उन्होंने कोशिश की कहने की कि वो उन्हें छोड़ दें और वो कहीं दूर चले जाएंगे, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले ही उनकी किस्मत का फैसला कर चुके थे। करीब 150 किलोमीटर के बाद उनकी गाड़ी रुकी। वो शिवनासमुद्र फॉल्स में थे, जो कर्नाटक के पास ही एक सुनसान सी जगह थी। आगे जो हुआ उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। पुलिस रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक एविडेंस बताते हैं एक बहुत ही खतरनाक हैवानियत की कहानी। किलर्स ने नंदिश के हाथ और पैर बांध दिए। उन्होंने उसे बहुत मारा और स्वाति हेल्पलेस होकर बस देखती रही। फिर उन्होंने मारकर नंदिश को जिंदा बहती नदी में फेंक दिया और फिर वो स्वाति की तरफ मुड़े। जब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, उसके हाथ और पैर उसी के दुपट्टे से बांध दिए गए और उसे भी मारा और पानी में फेंक दिया गया जिंदा। इसके बाद किलर्स ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। उनमें बॉडीज को नदी में फेंकने से पहले उनके चेहरे को बिगाड़ दिया गया ताकि उनकी पहचान ना हो सके। ये बताता है कि ये कोई गुस्से में किया हुआ काम नहीं था। उन्होंने ये सब चीजें कैलकुलेट कर रखी थी। वो पूरी तरह से नंदिश और स्वाति का वजूद ही मिटाना चाहते थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं, उनका प्यार कभी था ही नहीं। पर वो एक चीज के बारे में भूल गए, नंदिश की वो ब्लू टी शर्ट जो उसने अपनी आखिरी दिन भी पहन रखी थी। वो कहते हैं ना, इंसान को अपने सारे बुरे कर्मों की सजा यहीं भोगनी होती है। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस चीज के चलते वो अपनी ही बेटी और नंदिश को मार चुके थे, वही चीज, वही नंदिश की पहचान उन्हें पकड़ने के काम आई।
जब पुलिस को नंदिश की बॉडी मिली तब उसकी टी शर्ट पर जय भीम और उसके गांव का नाम अब भी था और यही टी शर्ट नंदिश को उसके गांव से कनेक्ट कर पाई। ये उसकी पहचान बनी जो मौत के बाद भी चुप होने से मना कर रही थी। वो टी शर्ट, कपड़े का वो सिंपल टुकड़ा, वो चाबी थी जिसने पूरे केस को खोल दिया। उसने उन बॉडीज को होसुर से जोड़ा, नंदिश की फैमिली ने जो मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल की थी उससे जोड़ा और सच से जोड़ा। सारे किलर्स, जिसमें स्वाति के पिता भी थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। उनका बयान सुन के किसी को यकीन भी नहीं हुआ कि उन्हें अब भी यही लगता था कि उनकी सो कॉल्ड इज्जत 2 मासूमों की जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी है। नंदिश और स्वाति की कहानी हम सभी के कॉन्शियंस पर एक दाग है। ये हमें याद दिलाता है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां किसी की जिंदगी सिर्फ इसलिए ली जा सकती है कि उसने ये चुना कि वो किससे प्यार करना चाहता है। जो फैमिलीज पीछे रह गई उनका दर्द बहुत बड़ा है। शंकर, नंदिश के भाई, ने ना सिर्फ अपने दुख के बारे में बात की बल्कि एक बड़े अन्याय के बारे में भी बात की। शंकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ये जातिवाद के गुस्से से किया। हम चाहते हैं कि कातिलों को फांसी मिले, पर उससे भी ज्यादा हम अपने लोगों की सुरक्षा भी चाहते हैं ताकि ये किसी और फैमिली के साथ ना हो। उनकी डिमांड बहुत सिंपल है, जो चले गए उन्हें जस्टिस मिले और जो जिंदा है उन्हें सिक्योरिटी। कोर्ट केस अभी भी चल रहा है और हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट स्वाति और नंदिश के गुनहगारों को कड़ी सजा दे। पर असली सवाल हमारे लिए है, हमारी सोसाइटी के लिए। कब तक, आखिर कब तक हम कास्ट की इनविजिबल दीवारों को यह फैसला करने देंगे कि कौन किससे प्यार कर सकता है और कितने नंदिश और स्वाति को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, एक ऐसी इज्जत के लिए जो एरोगेंस और प्रेजुडिस के अलावा कुछ भी नहीं है। उनका प्यार एक बहुत बड़े ट्रेजेडी में खत्म हुआ, पर यह एक बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट केस बना। उनके कोल्ड ब्लडेड मर्डर का विटनेस कोई इंसान नहीं, पर एक ऐसी चीज थी जो खुद इक्वालिटी और स्वाभिमान का आइडिया था, जो एक टी शर्ट पर छप गया था। एक आइडिया जिसे उनके खूनी अपने गुस्से में भी जला नहीं सके। थैंक यू सुनने के लिए। उम्मीद करती हूं हम नंदिश और स्वाति को सिर्फ इसलिए नहीं याद रखें कि उनकी जिंदगी कैसे खत्म हुई, बल्कि इसलिए कि वो कैसे जिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें। थैंक यू।